हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 31 अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली गॉट सेकंड रेलवे स्टेशन आफ्टर 119 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। थर्ड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल इनोवेशन मिशन। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, ये लॉन्च किया गया था 2016 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू। फोर्थ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 75 डे सिटीजन लेड इनिशिएटिव है ये। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, कोस्टल एंड ओशियन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है डिफोरेस्टेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द। डिफोरेस्टेशन किसको इम्पैक्ट करता है? बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। तो ये आपने याद रखना है। सेकंड है एक्सेलरेटेड इरोजन मेनली अकर्स इन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेटेड इरोजन होती क्या है। इरोजन क्या होती है बेसिकली? सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी लैंड मास है, मान लो ये एक लैंड मास है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे विंड एक्शन, वाटर एक्शन या किसी केमिकल एक्शन की वजह से जो सरफेस है ये वॉर्न ऑफ हो जाता है। ये वाला जो रीजन है ये वॉर्न ऑफ हो जाएगा। एक्सेलरेटेड इरोजन में क्या होता है, वो इरोजन ही रही है बट यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से इरोजन जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये देखने को कहाँ मिलती है? माउंटेनियस रीजन में। करंट अफेयर्स देखते हैं। शुमांग लीला फेस्टिवल 50th एडिशन जो है ऑल मणिपुरी शुमांग लीला फेस्टिवल का, ये स्टार्ट हुआ है इम्फॉल में जो मणिपुर की कैपिटल है। इनॉग्रल फंक्शन जो है अटेंड किया था मणिपुर गवर्नर ला गणेशन ने एंड सीएम एन बीरेन सिंह ने। शुमांग लीला जो है एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है मणिपुर में, और इसमें क्या हुआ कि मेनली फीमेल आर्टिस्ट जो हैं, ये इनके जो रोल्स हैं ये कौन प्ले करता है? मेल एक्टर्स। एंड मेल कैरेक्टर्स जो हैं इनको प्ले करती हैं फीमेल आर्टिस्ट। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मेल जो आर्टिस्ट हैं वो फीमेल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं एंड फीमेल जो कैरेक्टर है वो मेल आर्टिस्ट प्ले करते हैं। देन मणिपुर के कुछ और फेस्टिवल्स आपने याद रखने हैं। एक है लाए हरोबा, ये भी एक बड़ा फेमस फेस्टिवल है। मेनली इसको मणिपुर की मीटी कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है और ट्रेडिशनल डाइटीज़ जो हैं उनको वर्शिप किया जाता है इसमें। एंड दूसरा है चायरोबा। चायरोबा जो है ये लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, चायरोबा फेस्टिवल के टाइम पे। ये भी कहाँ पे है? मणिपुर में। सेकंड है आर्टेमिस 1। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन लीक जो है देखा गया। आर्टेमिस 1 जो है अब ये लिफ्ट ऑफ करेगा केप कैनिवरल से, बट कुछ टाइम बाद। पढ़ते हैं आर्टेमिस 1 के बारे में। फॉर्मरली नोन एज एक्सप्लोरेशन मिशन 1, ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट है नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स का। कौन कौन से सिस्टम्स इसमें इंक्लूड है? ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है, इसके अलावा ग्राउंड सिस्टम्स हैं जो बेस्ड है कैनेडी स्पेस सेंटर में केप कैनिवरल फ्लोरिडा में। ये एक फर्स्ट है ऐसा सीरीज़ में जिसमें कम्प्लेक्स मिशंस जो हैं इंक्लूड किए गए हैं। इसमें अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट होगा, इट मीन्स क्रू इन्वॉल्व नहीं होगा, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूड नहीं होंगे। और एक ये फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा ह्यूमन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। और यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा या डेमोस्ट्रेट किया जाएगा कि कमिटमेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं मून और उसके बियॉन्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, कि क्या ह्यूमन एग्जिस्टेंस मून और उसके बियॉन्ड पॉसिबल है या नहीं है, इसको यहाँ पे देखा जाएगा। देन फ्लाइट के दौरान जो स्पेसक्राफ्ट है ये लॉन्च किया जाएगा। ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट होगा वर्ल्ड का। एंड किसी भी स्पेसक्राफ्ट के, मतलब जितने भी अभी तक स्पेसक्राफ्ट गए हैं स्पेस में, उनमें से सबसे ज़्यादा फारदेस्ट जो है आर्टेमिस 1 फ्लाई करेगा। 280,000 जो है माइल्स ये ट्रैवल करेगा अर्थ से, एंड 1000 ऑफ माइल्स जो है बियॉन्ड मून ट्रैवल करेगा। एंड 4 to 6 वीक ये मिशन का टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट है टेक होम राशन। जून 2022 में नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया था यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की विद द टाइटल टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट्स यूटीज़। इस रिपोर्ट में आउटलाइन किया गया कि नंबर ऑफ बेनिफिशियल एंड क्रिएटिव टेक्निक्स जो हैं एम्प्लॉयड की हैं स्टेट्स या यूटीज़ ने टेक होम राशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या है ये प्रोग्राम, पढ़ लेते हैं डिटेल में। यूनियन गवर्नमेंट के परसिस्टेंट एफर्ट्स हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है इंश्योर की जाए। एंड इंडिया जो है कि इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब क्या है बेसिकली कि जो ये टेक होम राशन प्रोग्राम है ये पार्ट है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का अंडर ICDS।
सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है ये 2 तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। एक ऑप्शन है टेक होम राशन कि आप राशन घर ले जाओ। दूसरा क्या है कि हॉट कुक्ड मील्स जो हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में मिलेंगी। देन फोर्टिफाइड राशंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फोर्टिफाइड राशंस का मतलब क्या है कि जो सीरियल्स या ग्रेन्स जो भी यहाँ पे मिलेंगे उनकी फोर्टिफिकेशन की जाएगी। फोर्टिफिकेशन का मतलब है क्या है, आर्टिफिशियली उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ा देना। और ये प्रोवाइड किया जाएगा 6 से 36 मंथ्स के जो बच्चे होंगे उनको, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेंस। देन टेक होम राशन का एम क्या है कि जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको फुलफिल करना अमंग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस, और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है प्रोवाइड करना। इस प्रोग्राम के अंडर राशन जो है वो रॉ इंग्रेडिएंट की फॉर्म में भी दिया जाएगा या पैकेट्स की फॉर्म में जो ऑलरेडी कुक्ड होंगे। इट मीन्स रॉ फूड एज वेल एज कुक्ड फूड, दोनों ही तरह का फूड प्रोवाइड किया जाएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो है ये 1975 में लॉन्च की गई थी, और 0 से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चे एज वेल एज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, ये बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम है, ये आपने याद रखना है। अम्ब्रेला स्कीम है, इट मीन्स नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हैं या नंबर ऑफ स्कीम्स जो हैं इसके अंडर हैं, जैसे कि पोषण अभियान है एक एग्जाम्पल। और इन स्कीम्स का मेन एम क्या है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है प्रोवाइड करना, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर जुबली जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की सेलिब्रेट की गई है, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस को एड्रेस किया था। पढ़ लेते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में। इंडिपेंडेंट बॉडी है एक्सपर्ट्स की अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, एंड इसको कब बनाया गया था, 1997 में। और ये क्या करती है बेसिकली, ये इम्प्लीमेंट करती है एंड इन्फोर्स करती है प्रोविजंस ऑफ द ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर, जिसमें मेडिसिन के प्राइजेस को रेगुलेट किया जाता है इन अकॉर्डिंग्स विद द पावर्स डेलीगेटेड टू इट। बेसिकली क्या है कि जो ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको पावर डेलीगेट की हुई है कि ये अपनी पावर एक्सरसाइज करती है अंडर ड्रग्स प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 1995, जो कि क्या है, इसको अमेंड किया गया था DPCO 2013। फंक्शन क्या है NPPA के, फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ प्राइजेस, इट मींस प्राइजेस को फिक्स करना, रिवाइज करना, किसके, शेड्यूल्ड ड्रग्स के। शेड्यूल्ड ड्रग्स कौन सी हैं, ये वो मेडिसिन हैं जो इंक्लूड हैं शेड्यूल 1 ऑफ द DPCO एक्ट, और ये सब्जेक्टेड है प्राइस कंट्रोल पे। इट मींस NPPA जो है इनके प्राइस को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा फॉर्मुलेशंस क्या है मेडिसिन की, उनके ऊपर चेक रखना, मोनिटर करना, प्राइजेस किसके, डीकंट्रोल्ड ड्रग्स के, उनकी फॉर्मुलेशंस को मोनिटर करना, देन इम्प्लीमेंट करना एंड इन्फोर्स करना प्रोविजंस ऑफ DPCO इन अकॉर्डेंस विद द पावर डेलीगेटेड। देन जो अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की उसको मोनिटर करना, आइडेंटिफाई करना कि शॉर्टेजेस कितनी है, और अगर शॉर्टेजेस लगती हैं तो उसको लेकर रेमेडियल मेजर्स लेना। ये सारे जो हैं फंक्शंस हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज़ के। नेक्स्ट है स्मॉल सेल्स। क्या है कि 5G जो इनिशिएटिव है, 5th जनरेशन टेलीकॉम सर्विसेज जो है उसको रोल आउट करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं ये स्ट्रीट फर्नीचर्स को यूज़ करेंगे, जैसे कि पोल्स हो गए, एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स होगी, बस शेल्टर हो गए, और यहाँ पे ये डिप्लॉय करेंगे लो पावर बेस्ड स्टेशंस कॉल्ड स्मॉल सेल्स। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स को नेटवर्क के क्लोज लाया जा सकेगा। पढ़ते हैं डिटेल में। स्मॉल सेल्स जो हैं ये ज़रूरी हैं 5G सर्विसेज को डिप्लॉय करने के लिए। और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है इनकी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हम कंपेयर करें 4G के साथ, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, उतनी कम होगी। ये इन्वर्स रिलेशन आपने याद रखना है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स डिस्टेंस जो है ये रेडियो वेव्स ये कम ट्रैवल करेंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉल सेल्स जो हैं डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जो एरिया को क्या करेंगे, कवर करेंगे और कनेक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और इनकी रेंज जो है फ्यू मीटर से लेकर फ्यू 100 मीटर्स तक रहती है। पोर्टेबल है, ईजी है डिप्लॉय करने में, और लोकलाइज्ड कवरेज ये प्रोवाइड करते हैं। एज पर द ट्राई पेपर, ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्मॉल सेल्स जो हैं ये कवरेज प्रोवाइड करते हैं शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए। देन इंस्टॉल किए जा सकते हैं लार्ज नंबर्स में, इवन मोर देन 200 पर स्क्वायर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर में 200 के राउंड स्मॉल सेल्स जो हैं डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जिससे एक अच्छी जोग्राफिकल कवरेज मिलेगी। इसके अलावा हाईली रिलायबल एंड हाईली कैपेसिटी ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है मिलेंगी। एक डायग्राम से इसको समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल टावर होता है, मोबाइल टावर को क्या बोला जाता है, मैक्रो सेल। मैक्रो सेल बेसिकली क्या करता है, लार्ज एरिया में
कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज। बट जैसे हमने डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 5G की और वेवलेंथ कम है, तो इससे क्या हुआ कि ये जो टावर है ये वाइड रेंज में कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए हमने क्या किए हुए हैं, स्मॉल सेल्स डिप्लॉय किए हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स जो उनके ऊपर डिप्लॉय किए जा सकते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर हो गए, देन कोई स्टेडियम है या कोई भी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग है वहाँ पे डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोकलाइज्ड सर्विस जो है वो मिलेगी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फोरेंसिक एविडेंस जो है, इसकी कलेक्शन मैंडेटरी कर दी है दिल्ली पुलिस ने ऐसे क्राइम्स के लिए जिनकी पनिशमेंट जो है मोर देन 6 ईयर्स है। ये ऑर्डर जो है इशू किए हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और पुलिस हेडक्वार्टर्स इन्होंने विजिट किया था, वहीं से इन्होंने ये ऑर्डर इशू किया। सिंस दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, तो पुलिस फोर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है इस पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। देन दिल्ली पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, इनका कहना है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑर्डर इशू किया है। इसमें जितने भी पुलिस यूनिट्स हैं उनको कहा गया है कि कन्विक्शन रेट जो है क्रिमिनल ऑफेंसीज में, कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन जो है उसको यूज़ किया जाएगा, और फोरेंसिक टूल्स जो हैं वो मैंडेटरी कर दिए गए हैं ऐसे क्राइम्स के लिए जिसमें पनिशमेंट 6 साल से ज़्यादा है। देन दिल्ली पुलिस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले क्या होता था, पुलिस फोर्स की मोबाइल क्राइम वैन्स होती थी, बट इसके अलावा फोरेंसिक मोबाइल वैन्स भी डिप्लॉय की जाएंगी, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट को एलोकेट की जाएंगी, और साइंटिफिक एंड फोरेंसिक असिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करेंगी ऑन द स्पॉट। और मतलब कोई भी ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो ये वैन्स जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगी और ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। फोरेंसिक मोबाइल वैन्स जो हैं ये दिल्ली पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होंगी जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसकी होंगी, कोर्ट ऑफ लॉ को। एंड फोरेंसिक एविडेंस में बेसिकली क्या होता है कि कोई क्राइम सीन अगर हुआ है तो वहाँ पे हम फोरेंसिक एविडेंस जो है कलेक्ट करते हैं। फोरेंसिक एविडेंस क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे हेयर स्ट्रैंड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, सीमेन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, ब्लड हो सकता है। नेक्स्ट है सोलोमन आइलैंड्स जो है इन्होंने सस्पेंड की हैं ऑल विजिट्स फ्रॉम फॉरेन नेवीज़, कि फॉरेन नेवी जो है वो कोई भी सोलोमन आइलैंड्स पे विजिट नहीं करेगी। रिसेंटली यूएस कोस्ट गार्ड की शिप को वापस भेज दिया गया था, क्योंकि ये शिप जो है बेसिकली रीफ्यूलिंग के लिए सोलोमन आइलैंड्स के पोर्ट पर आई थी, बट उसको वापस भेज दिया गया। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया है, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स जो हैं इनके चाइना के साथ टाई अप्स जो हैं ये बढ़ रहे हैं, और पहले क्या था कि डिप्लोमेटिक जो रिकग्निशन थी या जो रिलेशंस थे इनके ताइपी के साथ ज़्यादा अच्छे थे। ताइपी क्या है, ताइवान की कैपिटल है, बट अब जो है सोलोमन आइलैंड्स के रिलेशन बीजिंग के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और एक सिक्योरिटी पैक्ट भी इन्होंने साइन किया है चाइना के साथ। देन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो हैं उनको डर है कि ये आइलैंड जो है ये चाइना को एक मिलिट्री फुटहोल्ड की तरह फैसिलिटी जो है हो सकता है प्रोवाइड करे, और सोलोमन आइलैंड्स जो है एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। मैप देख लेते हैं, ये है सोलोमन आइलैंड्स, और होनियारा जो है इसकी कैपिटल है। और आपने क्या याद रखना कि इसके आसपास कौन कौन से आइलैंड है, नाउरू आइलैंड है, किरिबती है, तुवालू आइलैंड्स है, वानुआटू आइलैंड्स है, पपुआ न्यू गिनिया आइलैंड्स है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बेंगलुरु जो है सेकंड है अमंग टॉप टेक हब्स लिस्ट में, और टॉप किसने किया है, चाइना की बीजिंग ने। और ये रिपोर्ट है कुशमन एंड वेकफील्ड की। रिपोर्ट का टाइटल है टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। इसमें 115 डिफरेंट टेक सिटीज़ को स्टडी किया गया है। बीजिंग जो है ये टॉप पे है। बीजिंग एंड बेंगलुरु के बाद 3 इंडियन सिटीज़ जो हैं टॉप पे हैं, कौन सी है, चेन्नई, दिल्ली एंड हैदराबाद। देन मुंबई एंड पुणे जो है ये भी टॉप 10 में है, इनको 8th एंड 9th पोजीशन मिली है। देन ये स्टडी जो है ये क्या कंसीडर करती है, कौन कौन से फैक्टर, जैसे कि टैलेंट कैसा है, रियल एस्टेट कैसा है, बिल्डिंग इन्वायरमेंट कैसा है, और इस पैरामीटर्स के बेसिस पे सिटीज़ को इवेल्युएट करती है कि जहाँ पे मेनली क्या है, टेक हब्स क्या है, कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है और MNCs जो है वो अपना बिजनेस कर रही हैं। तो बेंगलोर को एक और चीज़ भी कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, इनके आंसर्स आप हमें सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।